हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर टॉक्स यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हो और अप टू 10th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट हो तो यार एक सवाल आपके मन में हमेशा चलता होगा कि आपके पास टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं मेन तौर पे, जो कि होता है एक साइंस सब्जेक्ट, एक मैथ्स सब्जेक्ट और एक एसएसटी सब्जेक्ट। एसएसटी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ बच्चों को डाउट था, तो मैंने वो पिछले वीडियो में क्लियर कराने की कोशिश की है। आज एक नया कॉमन डाउट जो मुझे कुछ बच्चों के अंदर नजर आया, वो ये बोलते हैं कि सर हम साइंस पढ़ने बैठते हैं तो हमें मैथ्स याद आता है, मैथ्स पढ़ने बैठते हैं तो साइंस याद आता है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम साइंस में ज्यादा टाइम पढ़े या फिर मैथ्स में ज्यादा टाइम पढ़े, कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देना चाहिए, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। और अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो कौन से सब्जेक्ट में हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और ज्यादा टाइम पढ़ना चाहिए। तो ये सवाल का जवाब अगर आप भी जानना चाहते हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। टाइटल ये है कि साइंस सब्जेक्ट या मैथ सब्जेक्ट में से ज्यादा किसको टाइम देना चाहिए, ज्यादा स्टडी किसमें करना चाहिए। तो यार सबसे सिंपल जवाब ये है कि साइंस सब्जेक्ट हो, मैथ सब्जेक्ट हो, एसएसटी सब्जेक्ट हो या फिर दुनिया में कोई भी अदर सब्जेक्ट हो, आपको स्टडी हर सब्जेक्ट का अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से करना होता है। मान लो कि आपकी लर्निंग बहुत फास्ट है, आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसको चीजें फटाफट याद होती है, तो याद करने वाले सब्जेक्ट जैसे एसएसटी हो गया, साइंस सब्जेक्ट हो गया, इसको आप फास्ट याद कर सकते हो। तो मतलब इसमें अगर थोड़ा कम टाइम भी दे दोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। लेकिन जैसे सॉल्व करने वाली सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे साइंस में भी कुछ न्यूमेरिकल्स का पार्ट आ जाता है, मैथ्स तो पूरा न्यूमेरिकल ही है, पूरा न्यूमेरिकल है मैथ्स में, तो यार उन सब्जेक्ट में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम फोकस करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे सिंपल और शॉर्ट फॉरवर्ड एक जवाब है मेरा। लेकिन जवाब ऐसे थोड़ी देंगे, थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे चीजों के ऊपर। तो कुछ पॉइंट्स है, चलिए आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में तो क्या क्या चीजें करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो सब्जेक्ट है हमारे, जो हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं, चाहे वो साइंस सब्जेक्ट हो चाहे वो मैथ सब्जेक्ट हो, दोनों ही सब्जेक्ट जो है ये बहुत ही अलग सब्जेक्ट है। दोनों जमीन आसमान का फर्क है। साइंस सब्जेक्ट हमें सिखाता है साइंटिफिक चीजों के बारे में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी के बारे में हो, ठीक है। लेकिन मैथ जो है वो हमें मैथमेटिक्स सिखाता है। क्या सिखाता है? मैथ सिखाता है। सम्स कैसे सॉल्व किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, उसमें इक्वेशंस कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। ऐसे कई सारे अलजेब्रिक न्यूमेरिकल्स, ज्योमेट्रिक न्यूमेरिकल्स, कई सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी जो होगी इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ने की, वो भी ऑब्वियसली क्या होगी, डिफरेंट होगी। क्योंकि अगर आप दोनों में सेम तरकीब लगाओगे कि भैया जिस प्रकार से साइंस पढ़ रहा था रट्टा मार मार के, पहली बात तो रट्टा मारना भी गलत है साइंस सब्जेक्ट में। तो मान लो आप रट्टा मार के पढ़ते थे, तो क्या आप मैथ्स के स्टेप्स को भी रट्टा मार के जाते हो? कितने बच्चे ईमानदारी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैथ्स को रट्टा मार के जाते थे? कितने बच्चे हैं ऐसे? ईमानदारी से बताओ यार, मैं आज देखना चाहता हूं। क्योंकि हाल ही में मैंने एक दो बच्चे का कमेंट भी देखा कि सर हम मैथ्स के स्टेप्स को याद करके जाते हैं। अरे भैया, अगर स्टेप्स को याद करके जाओगे, एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस पूछा ही नहीं या फिर उस क्वेश्चन को घुमा के पूछ दिया, नंबर चेंज कर दिया, तो क्या आप वो रटा रटाया हुआ स्टेप जो आपने लर्न किया था वही लिख के आओगे क्या? नहीं ना, मार्क्स तो पूरे रॉन्ग हो जाएंगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। क्या करोगे फिर? तो यार ऐसे केस में यार हमेशा याद रखना कि साइंस या फिर जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उसको पढ़ने का स्ट्रैटेजी अलग होता है, मैथ जैसे सब्जेक्ट को पढ़ने का स्ट्रैटेजी अलग होता है। उस स्ट्रैटेजी की बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले थोड़ा और चीजें समझते हैं। जैसे कि साइंस जो है ये ऑलमोस्ट, जैसे मैंने बोला, थ्योरेटिकल है और मैथ जो है न्यूमेरिकल है। तो साइंस जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होता है, इसमें हमें थियरी को समझनी होती है। थियरी को क्या करनी होती है? समझनी होती है। अब जैसे मैं आपको एक बात बोल दूं कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है, काइनेमेटिकल इक्वेशन है, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट है, या फिर कोई भी वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर है मान लो, या फिर कोई भी अदर चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, तो कोई भी उसमें टॉपिक है, तो टॉपिक को आप समझोगे नहीं तो उसको रट्टा कैसे मारोगे? क्योंकि क्या होता है ना कि हम कभी कभी ब्लाइंडली रट्टा मारते हैं, हाँ देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा ऐसा मार दिया रट्टा। एग्जाम में अगर 2 लाइन भूल गए, आगे का 2 लाइन भूल गए, पूरा आंसर ही रॉन्ग हो जाता है आपका। क्योंकि यार स्टार्टिंग का अगर भूल जा रहे हो तो आंसर ही याद नहीं आएगा। तो उस केस में वो गड़बड़ ना हो, तो इसके लिए हमेशा साइंस जैसे सब्जेक्ट में खास करके कंसेप्ट पे ध्यान दो। यार अगर पूछा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है तो उसका मीनिंग आपको पता हो। अगर आपको पूछा है फ्री फॉल क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है कि क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स क्या होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो उस चीज का मतलब अगर आप जानते हो, उसका कंसेप्ट आपने सीखा हुआ है, ठीक है, तो आप खुद से भी अगर आंसर लिखोगे ना बना के, तो मैं बोलता हूं 4 मार्क्स जहां पे आपको पूछा था 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा तो नहीं करके 2 या 3 मार्क्स तो मिलेगा। और आपने अगर रट्टा रट्टा एकदम ब्लाइंडली रट्टा बोलते ना, आंख बंद रट्टा मार, ऐसा वाला जो करके आए होंगे अगर आप लोग, तो मान लो स्टार्टिंग के 3-4 लाइन भूल गए, तो आप क्वेश्चन का आंसर जो है वो भूल जाओगे और याद ही नहीं आएगा। तो क्या लिखोगे? कुछ नहीं लिख पाओगे, या तो लिखो भी टूटा फूटा चीजें लिखोगे तो उसका मार्क्स नहीं मिलता। तो ये चीज हमेशा याद रखना। साइंस जैसे सब्जेक्ट में लर्निंग स्ट्रैटेजी एक हमेशा याद रखना कि आपको इसको हर एक टॉपिक का मीनिंग समझ में आना चाहिए, आपको इसको हिंदी में बोलना आना चाहिए, किसी को समझाने आना चाहिए। तो अगर आपको वो चीज क्लियर है तो बहुत अच्छा होगा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रैटेजी पढ़ने का क्या रहेगा कि मैथ्स में सबसे पहले तो आपको फोकस करना पड़ेगा कि यार जो चीज पूछा हुआ है वो किस टॉपिक के बारे में पूछा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर 10वीं के स्टूडेंट को पता होगा, पहला चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ठीक है। अब
लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के 3-4 मेथड दिए हुए हैं। एक मेथड है कि आप साइमल्टेनियसली एक के नीचे एक रख के सॉल्व कर सकते हो। दूसरा मेथड है कि आप एक वैल्यू को x का वैल्यू y में सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर सकते हो। तीसरा मेथड है कि आप डिटरमिनेंट मेथड यानी क्रैमर्स रूल से आप सॉल्व कर सकते हो। चौथा रूल है कि आप उसको इक्वेशन के फॉर्म में बना के कर सकते हो। मतलब देयर आर सो मेनी मेथड, ग्राफिकल मेथड है एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इतने सारे मेथड है, तो आपको हर एक मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप नहीं जानते हो कि कौन सा मेथड से सॉल्व करने आएगा। सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी यही चीज अप्लाई होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व होता है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व होता है, फॉर्मूला मेथड से भी सॉल्व होता है। तो आपको हर एक मेथड का मीनिंग पता होना चाहिए और उस मेथड का स्टेप्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व किया जाता है। भले ही क्वेश्चंस कैसे भी पूछ दे, अगर आपको मेथड पता है, न्यूमेरोलॉजी पता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन को, मैथ जैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और यही खासियत होती है मैथ्स की, क्वेश्चन को समझना यानी कि टॉपिक्स को समझना, ये बहुत खास बात होती है। स्टडी टाइम की जैसे हमने बात की, तो स्टडी टाइम ऑब्वियसली जब दोनों सब्जेक्ट में जमीन आसमान का फर्क है तो स्टडी टाइम भी बहुत वैरी होगा। जो मेन मुद्दा है हमारा डिस्कस करने का कि किसमें ज्यादा टाइम देना चाहिए, साइंस को ज्यादा पढ़ना चाहिए कि मैथ को ज्यादा पढ़ना चाहिए, मुद्दा यही है ना हमारा। तो क्या लगता है किसको ज्यादा टाइम देना चाहिए? भैया दोनों ही अपनी जगह अलग है। तो किस बच्चे को साइंस में ज्यादा मन लगता है, अच्छे तरीके से लर्न होता है, तो वो बहुत फास्ट तरीके से लर्न करेगा, यानी वो कम टाइम देगा साइंस में तो भी उसका अच्छा आने वाला है, लेकिन उसको मैथ्स में फोकस करना पड़ेगा। तो डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। जैसे मैंने बोला कि अगर आप एक बहुत ही ज्यादा याद करने वाले, बाय हार्ट करने वाले पर्सन हो, जैसे कि मैं था, मेरे को बहुत जल्दी बाय हार्ट होता तो मैं फटाफट लर्न कर लेता था, पर मेरे को मैथ्स भी बहुत जल्दी सॉल्व होता था, तो मैं अलग ही था, मतलब मेरे को जल्दी याद भी होता था और मैथ्स भी सॉल्व फटाफट कर लेता था। चलो मेरी बात नहीं करूंगा, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर पीपल जो मैंने देखा है। कुछ स्टूडेंट बहुत स्ट्रांग होते हैं मैथ्स में, उनको मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन दे दो, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया, एक बार मेथड समझ में आ गया, उनको कैसा भी अलग अलग एग्जांपल दे दो वो सॉल्व कर लेंगे। तो जो मैथ्स में स्ट्रांग है वो साइंस पे ज्यादा फोकस करे, जो साइंस में स्ट्रांग है वो मैथ्स में ज्यादा फोकस करे। समझ में आ रहा है? इस तरीके से दोनों बैलेंस बनेगा, तभी जाके आपके एग्जाम में अच्छे परसेंटेज, अच्छे मार्क्स आएंगे। समझ में आ गया? ये टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ओके, अब साइंस जो है इसमें लर्निंग ज्यादा करना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, साइंस नीड्स लर्निंग। साइंस में याद करनी पड़ती है, आप कितना भी कंसेप्ट क्लियर कर लो, लेकिन उसको अगर याद नहीं करोगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा नहीं लिख पाओगे। तो कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा है, आपको हिंदी में उस चीज का मतलब पता है, ठीक है ना, या फिर जो भी लैंग्वेज है उसमें पता है मतलब, लेकिन चीजें जब आप लर्न करके जाओगे तो जो कंसेप्ट है और लर्निंग जो है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आप धड़ाधड़ आंसर लिख के आओगे। तो लर्निंग बहुत करना पड़ेगा साइंस में, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाइए। और मैथ्स में आपको प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, हर एक टाइप का एग्जांपल आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। तो कुछ टिप्स है मेरी तरफ से दोनों को स्टडी करने के लिए। जैसे साइंस की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले देखो ध्यान से, तो साइंस में सबसे पहले काम करो, क्लियर योर कॉन्सेप्ट। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर का पढ़ रहे हो, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमारे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, जहां से भी आप पढ़ते हो वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद आप खुद का नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम नोट्स बनाते हैं तो उस चीज को हम लिख रहे होते हैं, और जब लिख रहे होते हैं कोई भी चीज को, तो हमें ऑटोमेटिकली वो चीज अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाती है, और उसके बाद एक बार थोड़ा पढ़ लोगे तो अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। तो नोट्स बनाने के बाद उसको, हर टॉपिक को आप बाय हार्ट करो, अच्छी तरीके से याद करो, लर्न करो, एंड उसके बाद उसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो। न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल को प्रैक्टिस करके लो, एंड लास्ट में रिवीजन करना मत भूलना। तो ये सब चीजें अगर आप साइंस में कर लोगे तो साइंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं वही बात करूं मैथ्स की, मैथ्स में भी सेम वही चीज है कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, हर टॉपिक का किस तरीके से मेथोडोलॉजी काम करता है, वो मेथड किस प्रकार का है। जैसे एग्जांपल मैंने बताया था 10वीं के लिए, 9वीं के लिए, तो ये मेथोडोलॉजी आपको समझना पड़ेगा और उसको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए। ऐसा ना हो कि एग्जाम में पूछा है फॉर्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, आप करके आओ फैक्टराइजेशन मेथड से। तो डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए कि भैया फैक्टराइजेशन अलग मेथड है, इसमें इस तरीके से सॉल्व होता है, फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला ये है, इस तरीके से सॉल्व होता है। तो आपको वो आना चाहिए। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर करो, वीडियोस देख वगैरह के। उसके बाद हर एक टाइम आपको क्या करना है, जब भी आप वीडियोस देखोगे तो आपको साथ साथ में सॉल्व करना है। मान लो आप मेरे लेक्चर्स देखते हो मैथ्स के जेआर ट्यूटोरियल से, ठीक है, तो जब मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूं वहां पे, एट ए टाइम आप भी अपना पेन और नोटबुक लेके बैठेंगे। बहुत सारे बच्चों के लिए मैं बोलता हूं, बच्चे बोलते भी ये बात, और मेरे को कंप्लेन है इस बात का कि बच्चा ना मैथ्स का वीडियो देख रहा है और आराम से सो के देख रहा है। मैथ्स का वीडियो जब भी देख रहे हो तो आपके पास एक पेन और एक नोटबुक होना चाहिए। जब मैं स्टेप्स करा रहा हूं आप भी मेरे साथ वो स्टेप्स कर रहे होंगे, और आपका उसी टाइम पे कहीं ना कहीं 70-80% आपको वो चीजें करने आ जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो एक बार जब हमारे साथ वीडियोस देखते देखते आप कर लोगे सॉल्व, तो आपको आधा से ज्यादा चीजें समझ में आ गई, और उसके बाद खुद से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करोगे। हर एक एग्जांपल, एवरी टाइप का एग्जांपल उठाओ। जैसे मैंने बोला फैक्टराइजेशन का एक उठाओ, एक फॉर्मूला का उठाओ, एक क्रैमर्स रूल का उठाओ, ऐसे अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। एक दिन प्रैक्टिस करो, उसके अगले दिन प्रैक्टिस करो, और ऐसे जितना एग्जांपल्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिवीजन करना मत भूलना। अगर आप ये सभी चीज कर लोगे तो चाहे साइंस हो दोस्तों, चाहे मैथ्स हो, आपको इजी लगेगा, और कोई एक्स्ट्रा टाइम किसी को देना नहीं है। जो टाइम जिसके लिए इंपॉर्टेंट है उतना उसको दो, डेफिनेटली आप उसमें अच्छा रिजल्ट लेकर आ पाओगे। तो यही थे कुछ मेरी तरफ से पॉइंट्स एंड टिप्स जो आपके लिए थे, और उम्मीद करता हूं इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्कोर अ वेरी गुड एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मार्क्स इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, ठीक है। चलो फिर आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को इसी के साथ मैं एंड करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, ठीक है।
समझ में आ गया? तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना, हमें अपनी राय और सजेशन जरूर देना, फीडबैक अगर देना चाहते हो जरूर से देना, हम लोग जरूर से कमेंट्स रीड करते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो ताकि सब बच्चों तक ये वीडियो पहुंच जाए, और हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कंफ्यूजन था वो क्लियर हो जाए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा। तो चलो दोस्तों, जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।